Hello, everyone. A very good afternoon to all of you, and very warm welcome in the very first session of this banking special batch English class. Good afternoon, everyone. I am audible and visible you all properly. सुष्मिता, मधु, कुमार, शुभम, खुशी, नंदन, रेयांश, मेरी आवाज आप तक क्लियरली पहुंच रही है? आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। ये बिल्कुल पहली क्लास है हमारी, फर्स्ट क्लास। ओके, ग्रेट। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। साक्षी, पूजा, हितेश, सनी, आदित्य, यूके मिश्रा, विकास, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। ये बिल्कुल पहली क्लास हमारी इंग्लिश की, और आज की जो क्लास है ये ओरिएंटेशन क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, स्ट्रेटजी और अप्रोच बताने वाली क्लास है। इस क्लास का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है इस मायने में कि जो बातें हम यहाँ पे करते हैं, अगर आपको वो बातें ढंग से समझ में आती हैं तो आने वाली क्लासेस का आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर फायदा उठा पाते हैं। क्योंकि कई बार मेहनत तो हम करते हैं लेकिन अप्रोच की क्लैरिटी नहीं होती, और उससे जुड़े आपके सवाल भी बार बार आते रहते हैं कि सर बैंकिंग की इंग्लिश कैसे अलग है, या बैंकिंग की प्रिपरेशन किस तरीके से करें, या मैं बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या बैंकिंग की प्रिपरेशन कर सकता हूँ क्या। कई बार आपको कुछ अलग अलग मिथ होती है कि बड़ा मुश्किल होता है, या ऐसा है वैसा है। तो उन सभी सवालों का जवाब आज की क्लास में मिलेगा आपको। पूरा का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर जो है, जिस तरीके से हमारी क्लास चलेगी, इंग्लिश का जो सिलेबस है, अप्रोच है, उससे जुड़े सारे सवालों का जवाब यहाँ पे मिलेगा। और इसका इंपॉर्टेंस कितना है एक बैंकर बनने की प्रक्रिया में, क्योंकि हम सब करियर विल पे सिलेक्शन की तैयारी के लिए आते हैं, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विष्णु जी, विष्णु जाट, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आकाश भी हिंदी मीडियम वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बैच आपका बाइलिंगुअल है, ये कोई इंग्लिश मीडियम बैच नहीं है। बट इस बात का ध्यान हमें जरूर रखना है कि फाइनल सिलेक्शन में आपका जीडी और पीआई का भी रोल है, और उसके लिए लैंग्वेज को बेहतर करना है, भागना नहीं है इंग्लिश से। आइए लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। डिटेल्स आपको बैच के बारे में पता है ही। यूट्यूब पे भी जो लोग देख रहे हैं पहली बार, उनकी जानकारी के लिए, बैच आज से शुरू हो रहा है 14 फरवरी। कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है। 1 साल का मतलब कि जो आप ये क्लासेस देख रहे हैं, कोर्स तो कंप्लीट हो जाता है 3 साढ़े 3 महीनों में, लेकिन उसके बाद भी 1 साल तक, मतलब आज से जोड़ करके 1 साल तक ये पूरी क्लासेस आपके पास रहेंगी। यानी कोर्स कंप्लीशन के बाद भी आप करीब 8.5 9 महीने के आसपास आपके पास ये पूरा का पूरा एक्सेस रहता है सारी क्लासेस का। ये मतलब है कोर्स वैलिडिटी का। आप बात करें एसबीआई की, आईबीपीएस की, आरआरबी यानी ग्रामीण बैंक, या आरबीआई की, किसी भी तरह के बैंकिंग, और मैं इसमें एक साथ और जोड़ देता हूं, इंश्योरेंस सेक्टर के कोई भी एग्जाम आप राइट करने जा रहे हैं, ये बैच उसके लिए बेनिफिशियल है और एक कंप्लीट बैच है। इसमें ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए अलग अलग एडमिशन लेने की आवश्यकता है। और आपको पता है अक्टूबर से इस पूरे पैकेज के तौर पे करियर विल पे ये बैंकिंग स्पेशल बैच आ रहा है। मैथ्स आप आशीष सर के साथ पढ़ रहे हैं, आपने पहली क्लास सर के साथ देख ली है, 1 बजे का शेड्यूल था सर का। मेरी क्लास सत्येंद्र सर के साथ आप इंग्लिश कर रहे होंगे मेरे साथ, अनुकूल सर के साथ रीजनिंग करेंगे जो आप कर चुके हैं, राशिद सर के साथ आप जीए और बैंकिंग अवेयरनेस करेंगे, और यतेंद्र सर के साथ कंप्यूटर्स का सेक्शन कवर होगा। कोर्स की फीस जो है वो 1999 है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी बैच में एनरोल हो चुके हैं। ऐप पे इतनी भारी संख्या दिखाई दे रही कमेंट की, और ये फायदा उठाया इन्होंने 1499 का। तो ये हाईली सब्सिडाइज्ड, हाईली डिस्काउंटेड फीस है, सो दैट कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स एक एस्पिरेशन रखते हैं बैंकर बनने का, और मैं बार बार कहता हूं कि हम सब अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, मिडिल क्लास का एक एस्पिरेशन होता है, तो आपको अपना पोर्टफोलियो हमेशा ब्रॉड रखना चाहिए, किसी एक फील्ड के साथ रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रखना है हमें। हम उसी इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, बट उसमें थोड़ा सा चेंज ला करके, अप्रोच समझ करके आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। जैसे हमारे जो एसएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी कई बार ये समस्या रहती है कि सर प्रोसेस बहुत डिले है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तैयारी करते हुए इतना टाइम हो गया, घर वाले परेशान हैं, सब सवाल पूछ रहे हैं। तो ऐसे में बैंकिंग जो आपकी जॉब्स हैं, जो ये अपॉर्चुनिटीज हैं, ये ज्यादा बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे आईबीपीएस बहुत स्मूथली एग्जाम कंडक्ट कराता है। और आप अगर आज तैयारी शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो 9 महीने के अंदर आपके पास नौकरी होगी उस पूरी प्रक्रिया के बाद। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं करियर विल के थ्रू यहाँ से पढ़ करके फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने सिलेक्शन लिया हुआ है।
तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल फिजिबल है, और इससे जुड़े हुए कोई भी संशय आपके मन में नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट कि आपकी तैयारी ढंग से हो। और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा रीच पहुंचाने के लिए, क्योंकि कई बार लोगों को शक बड़ा हो जाता है, हमारे ही बैचेस पहले अलग अलग आते थे यहाँ पे, 999 इंग्लिश की फीस होती थी, 999 मैथ्स की, उस सबको इसीलिए किया है हमने कि रीच ज्यादा से ज्यादा बढ़े। बेरोजगारी की समस्या है देश में, हमारे युवा फ्रस्ट्रेट भी बहुत रहता है उसकी वजह से। तो अब आप देखिए कितनी अपॉर्चुनिटीज यहां पे आपको मिल जाती हैं। एसबीआई में भी पीओ है, क्लर्क है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, पीओ क्लर्क स्पेशलिस्ट ऑफिसर, यहां पे भी वो अपॉर्चुनिटीज है। आरबीआई असिस्टेंट अभी वैकेंसीज आ गई हैं उसकी। तो फिर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर गजेटेड पोस्ट वहां पे है। फिर आप अगर इंश्योरेंस की भी प्रोफाइल ले लें, तो कहने का मतलब कि पूरे साल में आपके पास ऐसे कम से कम 12 से 15 अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जो अलग अलग पद हैं उनके लिए। और ये एक तैयारी के साथ ये सब कुछ आप कवर कर सकते हैं। तो ये बैच जो है बिल्कुल प्री टू मेंस, बेसिक टू एडवांस लेवल का है, इसमें कोई भी आपको संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बैच से संबंधित कोई और समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ लें आप यहां पे। इज देयर एनी प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम? स्पोकन इंग्लिश का बैच, भाई मेरे बाकी बैचेस के बारे में जानकारी अभी नहीं लेनी, यहां पे हम ध्यान रखेंगे इस बैच से संबंधित जानकारी के बारे में। कोई डाउट नहीं है? कोई बात नहीं सतीश, आप इंग्लिश के लिए कुछ नहीं जानते, तभी मैं यहां पे खड़ा हूं। शिशु इज आस्किंग, आई एम इन सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, कैन आई ज्वाइन दिस बैच? एब्सोल्युटली शिशु, यू कैन ज्वाइन दिस बैच, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज जैसे ही आप ग्रेजुएट होंगे आपके पास नौकरी होगी, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बिल्कुल पढ़ पाएंगे सतीश। रवि क्या पूछ रहे हैं, इज देयर एनी डिफरेंस? एसएससी और बैंकिंग इंग्लिश में क्या डिफरेंस है, मैं आता हूं, उसके ऊपर आता हूं। व्हेन द बैच विल ओवर, देखिए यहां पे हर सब्जेक्ट का जो टाइमिंग होता है वो अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है कोर्स कंटेंट के ऊपर। मैं उसकी चर्चा थोड़ी कर लेता हूं क्योंकि आपका सवाल है यहां पे। अब देखिए जैसे बैंकिंग, अगर कंप्यूटर की बात करोगे तो ये शायद 25 आवर्स में, 25 क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका पोर्शन धीरे धीरे काफी कम हो गया है, मेंस में आपको देखने को मिलता है। ये ध्यान रखेंगे आप कि जीए का जो पोर्शन है और कंप्यूटर का जो पोर्शन है ये मेंस में हमें मिलता है। प्री क्लियर करने के बाद ही मेंस का मौका मिलेगा, और प्री में ये तीनों एरियाज है। ठीक है, तो अभी हमारे जो कुछ वीओडी भी है इस बैच के अंदर, जो कि एक नया फीचर है पिछले वाले के मुकाबले। वीओडी का मतलब वीडियो ऑन डिमांड, इसका और सिंप्लीफाइड मैनर में मतलब हो गया रिकॉर्डेड क्लासेस। तो जो इस नई टीम के साथ आपको पूरा का पूरा बैच मिला था, उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी इस बैच के साथ अवेलेबल हो जा रही हैं। और पहले बैच में हम सिर्फ ये 3 एरियाज लेके आए थे, बिकॉज पहले हमें यही क्लियर करना होता, उस समय एग्जाम्स थे आपके। तो रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स, इन तीनों की क्लासेस अवेलेबल हैं उन स्टूडेंट्स के पास जो जो एनरोल हो चुके हैं, राइट। और बाकी आपके बैच में लाइव ये 2 क्लासेस हैं, क्योंकि इसकी वीओडी अवेलेबल नहीं है तो इसलिए वो वीओडी आपको नहीं मिली है, तो आपके लिए पर्याप्त है, राइट। वीओडी के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, ये तीनों सब्जेक्ट्स की जो कंप्लीट क्लासेस थी वो आप तक पहुंच चुकी हैं। ठीक है, तो ये टाइमिंग पे डिपेंड करता है। अब देखो ये जो आपका जीए की क्लास है ये करीब 50 आवर्स के आसपास होगी, 50-55 आवर्स, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, राइट। अगर इसी तरीके से मैं इंग्लिश की बात करूं तो आप क्लासेस देख पा रहे होंगे, राइट। इंग्लिश का भी जो कोर्स कंटेंट है वो करीब क्लोज टू 70 आवर्स है, उससे ऊपर ही पहुंच जाता है थोड़ा सा। मैथ्स का थोड़ा सा आप ले सकते हैं 80+ आवर्स का हो जाएगा। तो रीजनिंग का भी, तो कहने का क्या मतलब कि जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग टाइमिंग में पूरे होते हैं। तो इसलिए जब हम कंप्लीट कोर्स तभी बात कर रहा हूं, तभी मैंने आपको कहा कि करीब 3.5 महीने का समय, उसमें ये कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये डाउट बिल्कुल नहीं रखेंगे, बाकी आपको सारी डिटेल सर ने अलग अलग सब्जेक्ट्स की इस तरीके से बताई होंगी। और कोई डाउट इससे? सर वीओडी में कंप्लीट सिलेबस है, हाँ जी विवेक बता दिया मैंने। रीजनिंग, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, इन तीनों एरियाज का कंप्लीट सिलेबस है। अब आ जाइए, अब आपकी इंग्लिश की बात करते हैं। बैच की डिटेल्स हो गई सारी, कोई जानकारी नहीं है, मतलब कोई अभी आपको कोई समस्या तो नहीं, सारी जानकारी आप तक पहुंच गई? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की, जिसके लिए ये इंग्लिश की ही क्लास है, बट मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको पूरी डिटेल बताऊं बैच के बारे में। अब आ जाओ भाई, जरा बात कर लेते हैं इंग्लिश की। और जो एक बड़ा प्रॉब्लम है, समस्या है बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स के लिए, कि एसएससी वर्सेस बैंकिंग में क्या फर्क है सर। आइए,
एसएससी वर्सेस बैंकिंग की बात कर लेते हैं। देखिए, जब आप एसएससी के एग्जाम्स की बात करते हो तो ये आपका ग्रामर इंटेंसिव एग्जाम होता है, ठीक है। ग्रामर इंटेंसिव एग्जाम यानी ग्रामर का जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, उनकी समझ आपको होनी चाहिए। और वो आपको, चाहे आप फिलर्स की बात करें तो वहां भी आपको काफी कुछ ग्रामर की मदद से मिलता है। क्लोज टेस्ट के सीजीएल मेंस के सेट में भी आप देखोगे तो शायद 5 सेट में से आपके पास 2 सिंपल ग्रामर के बेसिस पे अवेलेबिलिटी हो। तो ये ग्रामर इंटेंसिव एग्जाम है। और अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें, एरियाज इसमें भी आप वही देख लें कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं कि भाई एसएससी के अंदर एक तो ग्रामर इंटेंसिव मैंने थीम बताई है, लेकिन अगर एरिया वाइज बात करें तो हमारे पास ग्रामर का पोर्शन आ जाता है, वोकैब का पोर्शन आ जाता है और कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन आ जाता है, ठीक है। ये एसएससी की बात है। ग्रामर में अगर आप टॉपिक वाइज बात करोगे तो एरर डिटेक्शन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, जो कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के ज्ञान को टेस्ट करता है। ध्यान से सुनिए, अभी सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, अभी कमेंट बिल्कुल ना करें, क्लैरिटी आ जाएगी। और 2 टॉपिक और आ जाते हैं, वॉइस और नरेशन, जो अलग से टॉपिक हैं। लेकिन एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, टेंसेस, राइट, इनकी समझ होनी चाहिए। आर्टिकल्स उसमें लेके आ सकते हो, क्वेश्चन टैग पे सवाल पूछता है एसएससी के अंदर। तो ये सारे एरियाज की समझ के बाद आप एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन कर पाते हैं, राइट। अब मैं सीधा अगर बैंकिंग में ग्रामर के पोर्शन से बात करूं, क्योंकि यहां पे अगर आप एरिया वाइज बात करोगे बैंकिंग में तो यहां भी ग्रामर है, क्वेश्चंस कम आते हैं। हो सकता है किसी सेट में कोई भी क्वेश्चन ना आए ग्रामर बेस्ड, किसी शिफ्ट में ना आए, किसी साल के क्लर्क के, और ऐसा होता रहा है। एसएससी का बड़ा फिक्स सा पैटर्न है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो फिक्स्ड है, वो उतने देंगे। बट बैंकिंग में वो फिक्स्ड नहीं है। एक ही दिन में अगर 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं तो हो सकता है मॉर्निंग शिफ्ट में इंग्लिश के पेपर में जिस एरिया से क्वेश्चन आए हैं वो क्लोज टेस्ट हो जाए, पैराजम्बल हो जाए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाए, 3 एरिया से मिल गए, या वर्ड स्वैपिंग की मिल जाए। अगले दोपहर वाले शिफ्ट में ग्रामर के 5 क्वेश्चन आ जाए। तो कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है वहां पे इन टर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। लेकिन ग्रामर में जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पे आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ होनी चाहिए और ज्यादा ध्यान होना चाहिए फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ ग्रामर पे, यानी उनके यूसेस क्या हैं उसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि भाई नाउन का क्या फंक्शन है, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनके क्या फंक्शन है, क्या रोल है। और वो अगर आपको समझ है तो आपको पैसेजेस आसानी से समझ में आते हैं, क्योंकि बैंकिंग में सारे के सारे क्वेश्चन आप अगर देखोगे तो वो पैराग्राफ बेस्ड आपको ज्यादा मिलेंगे। इवन अगर हम यहां पे बात करें ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन की बैंकिंग के अंदर, तो यहां पे अलग अलग नॉमेनक्लेचर्स यानी अलग अलग नाम से, अलग अलग डायरेक्शन से वो ग्रामर का ज्ञान आपका चेक करते हैं। यहां तो आपने देखा 2 ही टाइप था, डिटेक्शन और इंप्रूवमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान को चेक करने के लिए। बट यहां पे डिटेक्शन भी हो सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट नाम दे सकते हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट दे सकते हैं, बेस्ट रीस्टेटमेंट दे सकते हैं, कॉलम वाले क्वेश्चन में ग्रामर का ज्ञान चेक कर सकते हैं, राइट। या 5 सेंटेंस दे करके ये पूछ सकते हैं इसमें से कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है। मींस व्हाट, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ परमिटेशन कॉम्बिनेशन। वो जो आपको एक यूजुअल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पैटर्न दिखता है कि एक सेंटेंस दे दिया और ABCDE और नो एरर वाला ऐसे ऑप्शन देते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वैसा बैंकिंग में मिले। तो यही बात कि अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपको समझ है, फंक्शनल एस्पेक्ट की समझ है, तो कोई कैसे भी पूछे क्या फर्क पड़ता है। बस हमें डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ना होता है कि हम उसको पढ़ के समझ पाएं कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। और अभी अगली जब क्लास होगी आपकी, नेक्स्ट क्लास मेरी कल वाली, वहां हम क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। आज थोड़ा सा आइडिया ओवरऑल ले लें। तो ये तो बात हो गई ग्रामर की। अगला जो फर्क आ जाता है, वो सबसे बड़ा फर्क आता है यहां पे इंग्लिश यूसेस का जो एरिया है वो काफी बढ़ जाता है। इंग्लिश यूसेस का एरिया, अब इसमें टॉपिक क्या क्या आ जाते हैं आपके पास, पैराजम्बल्स हैं, जैसे पैराजम्बल। अब पैराजम्बल तो यहां भी आता है। कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास पैराजम्बल, फिलर्स, क्लोज टेस्ट और आरसी, यही तो आते हैं, ठीक है। ये यहां भी पूछा जाता है, यहां भी पूछा जाता है पैराजम्बल, बट पूछने के तरीके में फर्क होगा। एसएससी में आपके पास 2 पैटर्न हैं, PQRS
लिख करके आता है उसको PQRS बोल दो, आप ABCD बोल दो, कोई फर्क नहीं है। यानी 4 स्टेटमेंट देंगे और आपको अनजंबल करके कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना होता है। दूसरा पैटर्न ये होता है कि कई बार पहला और छठा स्टेटमेंट फिक्स होता है और बीच में 4 लाइनें होती हैं। यानी मैक्सिमम आपको SSC के एग्जाम में 4 सेंटेंस ही अरेंज करने होते हैं। बट बैंकिंग के अंदर पैराजंबल्स में 8 सेंटेंस के क्वेश्चन आज से कम 12 साल पहले भी आ चुके हैं SBI PO के अंदर, जहां पे सेंटेंस की लेंथ छोटी थी बट 8 टुकड़े थे वहां पे, राइट। तो नंबर ऑफ सेंटेंसेस जो हैं वो बैंकिंग के पैराजंबल में बढ़ जाते हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ सकता है। उसमें भी कई बार पहला और आखिरी सेंटेंस फिक्स्ड है और बीच में आपको सेंटेंसेस अरेंज करने हैं। प्लस SSC में जो है आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे 4 ऑप्शन PQRS, SQ, RP, QR, SP, कि भाई क्या करेक्ट ऑर्डर होगा। बैंकिंग में हर बार जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन मिले। इवन अगर आप पिछले 6-7 सालों के पेपर्स उठा के देखो, यानी 2015 से पहले का अगर आप देख रहे होगे, तो वहां पे आपको पेपर में सीधा ये पूछा जाता था, व्हाट इज द थर्ड स्टेटमेंट, व्हाट इज फर्स्ट स्टेटमेंट, व्हाट इज फिफ्थ स्टेटमेंट। इसका क्या मतलब है कि 6 सेंटेंस दे दिए और आपसे पहला पूछ रहे हैं कि जी अरेंज करने के बाद, यानी रीअरेंज करने के बाद तीसरा स्टेटमेंट कौन सा है, और ऑप्शन ABCDE इस तरह से करके दे दिया। तो आप तीसरा क्या है, पांचवा क्या है, छठा क्या है, ये तब बता पाओगे जब आप पहले उन सेंटेंसेस को अरेंज कर पाओ। तो ऑप्शन दिए हुए क्वेश्चन में क्वेश्चन को करना आसान होता है, बट जब आपको खुद ऑर्डर बनाना है तो वहां थोड़ी सी लैंग्वेज की समझ का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा कि भाई व्हाट शुड बी द ओपनिंग स्टेटमेंट, व्हाट शुड बी द लॉजिकल कॉन्टिन्यूएशन, ट्रांजिशन कैसे हो रहा है इन सेंटेंसेस में, क्या यहां पे किसी इवेंट की बात हो रही कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, जिसे हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट, या सीक्वेंस ऑफ टाइम है, या कॉज एंड इफेक्ट है। तो ये सब टेक्निकल चीजें हम पढ़ेंगे जब और जो लोग एनरोल हो चुके हैं, आप ऐप में देख भी सकते हैं पैराजंबल्स की क्लासेस, तो वहां पे कॉन्सेप्ट्स में ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, जो हम यहां पे भी करेंगे लाइव में भी। तो कहने का मतलब कि डिफिकल्टी लेवल हाई हो जाता है, नंबर ऑफ सेंटेंसेज बढ़ जाते हैं, और प्लस कंटेंट की डिफिकल्टी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। अगला जो टॉपिक है पैरा कंप्लीशन। अब ये बैंकिंग में नहीं पूछा, सॉरी SSC में नहीं पूछा जाता, ये बैंकिंग में पूछा जाता है। नाम से पता लग रहा है पैराग्राफ को कंप्लीट करना। कई बार क्या होगा, ओपनिंग स्टेटमेंट गायब कर दिया एक पैराग्राफ का। कई बार ट्रांजिटरी स्टेटमेंट, ट्रांजिटरी का मतलब मान लीजिए शुरू की 3 लाइनें लिखी हैं, चौथी लाइन गायब है और उसके बाद की 2 लाइनें और लिखी गई हैं। अब वो पूछेंगे कि इस चौथी लाइन के लिए दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सेंटेंस सूटेबल है। वहां पे पैराग्राफ करवट ले रहा है, ट्रांजिशन ले रहा है। और फिर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, मान लीजिए छठी लाइन गायब कर दी पैराग्राफ से, शुरू की 5 लाइनें लिखी हैं, छठी गायब कर दी, आपको 4 लाइनें 5 लाइनें ऑप्शन में दे दिया, आपको पूछ लेंगे इनमें से कौन सा यहां पे लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होना चाहिए, कौन सी सेंटेंस पैराग्राफ को कंप्लीट करेगा। तो इस क्वेश्चन में अलग हो जाता है बिल्कुल। उसी तरीके से आप देखोगे पैराजंबल की ये करोलरी होती है, उसी पे ज्ञान पे आधारित होता है ऑड वन आउट का क्वेश्चन टाइप। ऑड वन आउट में क्या होगा, आपके पास 5 स्टेटमेंट हैं, वो पूछेंगे इन पांचों में से कौन सा एक ऐसा सेंटेंस है जो कि इस पैराग्राफ का पार्ट नहीं है। सो समवन हु हैज अ डिसेंट कमांड ओवर पैराजंबल्स कैन इजीली क्रैक दैट क्वेश्चन, बिकॉज जिस एक को आप बाहर कर रहे हो उसके बाद बचे 4 सेंटेंसेस को आप आसानी से अरेंज कर सकते हैं। तो अगर पैराजंबल पे आपकी कॉम्पिटेंस है और आपने खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, अब क्वेश्चन देखते ही समझ जाते हैं, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। कई बार इसमें पेपर में ऐसे भी सवाल पूछ लिया जाता है कि जो ऑड स्टेटमेंट है उसको आउट करने के बाद बचे हुए सेंटेंसेस का ऑर्डर क्या होगा, वो भी ऑप्शन में मिल जाता है, जो मैं क्लास में हमेशा प्रैक्टिस कराता हूं, सो दैट कि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, उसे यह ना लगे कि मैंने प्रेशर में बस तुक्का मार दिया कि हाँ ये स्टेटमेंट बाहर है। तो ये भी क्वेश्चन टाइप नया है जो कि SSC में नहीं पूछा जाता, इसकी समझ आपको होनी चाहिए। तो ये सब इंग्लिश यूसेज के एरियाज हैं। अब इसी में आप आ जाओ फिलर्स की अगर बात करें, हम फिलर्स की बात करें तो ये भी एक बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है इन कंपैरिजन टू SSC वाले इंग्लिश में। अब यहां फिलर्स हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप चाहे CHSL, CPO, स्टेनो, CGL कोई भी पेपर उठा के देखोगे तो आपको प्री के अंदर भी फिलर मिल सकते हैं, बट उसमें ज्यादातर योगदान ग्रामर बेस्ड होता है। उसमें प्रिपोजिशन का ज्ञान वो चेक कर लेंगे, कई बार वर्ब से जुड़ा हुआ विल, वुड, इस तरह से दे दिया उन्होंने, वर्बल फ्रेजेस दे देते हैं वो कि क्या होना चाहिए, विल होना चाहिए, विल हैव होगा, वुड बी होगा। तो ग्रामर के ज्ञान के बेसिस पे एडजेक्टिव कई बार लिटिल, फ्यू, फ्यूअर ऐसे ऑप्शन दे देते हैं। तो वो ग्रामर के बेसिक्स ही टेस्ट कर रहे होते हैं फिलर्स के अंदर भी,
यानी ग्रामर इंटेंसिव फिलर्स होते हैं। वोकैब बेस्ड फिलर्स की संख्या एसएससी के एग्जाम्स में कम होती है, जो पूरी तरीके से बदल जाती है बैंकिंग में। अगर हम बैंकिंग एग्जाम की बात करें तो यहां पे आपके पास इंग्लिश में जो फिलर्स मिलते हैं, पहले तो वैरायटी ज्यादा होती है। यहां पे आपके पास सिर्फ दो तरह के टाइप हैं, राइट, वन फिलर और टू फिलर का, बस दो वैरायटीज अवेलेबल हैं। बैंकिंग में ऐसा नहीं है। बैंकिंग में अगर हम फिलर्स की बात करें ना, तो क्वेश्चन देने के तरीके आपके मतलब 6 to 7 टाइप्स हो सकते हैं। 6 से 7 तरीकों से फिलर्स पूछा जाता है। तो इसीलिए ये एक्स्ट्रा चीजें आपको सीखने की जरूरत है कि एक तो लेवल तुरंत बैंकिंग में थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है एसएससी के मुकाबले, और प्लस आप अगर देखें तो क्वेश्चन पूछने के तरीकों में भारी बदलाव आता है। यहां पे 1 ब्लैंक प्लेस भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 ब्लैंक प्लेसेस के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहां होमोनिम्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। वो 2 सेंटेंस देंगे, आपको 4 चॉइसेस देंगे, एबीसीडी पूछेंगे, इन चारों में से कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो दोनों सेंटेंस में सूटेबल है। अब ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी में नहीं मिलते। कई बार हो सकता है 3 उन्होंने इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस दे दिए, ए बी सी, तीनों में एक एक ब्लैंक प्लेस है। ऑप्शन में आपको 2 वर्ड देंगे और वो डायरेक्शन में लिखेंगे कि आप जिस भी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं उसका पहला वर्ड पहले दोनों सेंटेंस में सूटेबल है और दूसरा वर्ड तीसरे सेंटेंस में सूटेबल है। कहने का मतलब बहुत तरह के परमिटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं वो। सिनोनिमस पेयर्स के ऊपर क्वेश्चन मिल जाते हैं फिलर्स के अंदर। 6 वर्ड दिए हैं, ABCDEF 6 वर्ड दिया है और फिर उन्होंने कॉम्बिनेशन दे दिए A एंड B, C एंड D, कौन सा यहां पे सूटेबल होगा। तो कहने का मतलब कि फिलर्स एक तो वोकैब इंटेंसिव, प्लस इसमें टाइप्स और वैरायटी काफी बढ़ जाती है एसएससी के मुकाबले। आसान है करना, प्रोवाइडेड दैट कि आपको अप्रोच पता है, क्योंकि आपको पता है प्री के अंदर आपके पास 20 मिनट होते हैं 30 क्वेश्चन के लिए, और ये ब्रेकअप खुद ही बता रहा होता है कि प्री का लेवल उतना हाई नहीं होता है। अगर जो एग्जामिनर है वो आपको 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करने के लिए कह रहा है तो इट्स ऑल अबाउट अप्रोच। बट वहीं देखो मेंस में ड्रास्टिक चेंज आ जाता है तुरंत। मेंस में आपके पास इंग्लिश में 35 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट होते हैं, तो ये साफ साफ पता लगता है कि मेंस में थोड़ा सा लेवल जो है वो आपका डिफिकल्ट हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, प्री मोर ओवर फिल्टर करने के लिए होता है कि जो कैंडिडेट तैयार नहीं है, उनके तैयारी में अभी कमी है, उनका फिल्ट्रेशन प्रोसेस वहीं हो जाता है, और फिर जो उनके लगते हैं कि हाँ ये मेंस के लिए जा सकते हैं, उनको मेंस में मौका मिलता है, तो डिफिकल्टी लेवल मेंस में बढ़ती है। ठीक है, अब अगर वैसे ही आप क्लोज टेस्ट की बात करो तो क्लोज टेस्ट भी आप देखते हो हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी यूपीएससी एग्जाम की बात करें, एसएससी की बात करें, क्लोज टेस्ट यहां भी है। बट अगर जैसे एसएससी सीजीएल की बात करो तो एक फिक्स्ड पैटर्न आपको नजर आता है, जहां पे आप देखते हैं कि 5 ब्लैंक प्लेस के आपके पास 5 सेट सीजीएल मेंस में आते हैं। इन जनरल ये पैटर्न है, बट बैंकिंग में वो फिक्स्ड नहीं है। हो सकता है आपके शिफ्ट में, आपके सेट में आपको 5 ब्लैंक प्लेस का भी मिल जाए, 6 का मिल जाए, 7 का मिल जाए, 8 ब्लैंक प्लेस का पैराग्राफ मिल जाए, और यह भी हो सकता है कि 15 ब्लैंक प्लेस का भी क्लोज टेस्ट आया हुआ है बैंकिंग के अंदर। ठीक है, तो ये वही बात कि इसमें भी वेरिएशन पॉसिबल है। अभी जो एक नया पैटर्न और क्लोज टेस्ट में देखने को मिला था, जो मैंने अभी अपने बैचेस में भी कराया है, उसमें आया कम बार है बट आया हुआ है, और जो भी पीछे आया हुआ है चाहे एक बार भी या आ सकता है, वो सब मैं अपनी क्लास में यहां पे कवर करता हूं। तो इसीलिए आपको इतने डिटेल में हर तरह के क्वेश्चन टाइप बता रहा हूं पहली क्लास में कि बिल्कुल क्लैरिटी आपको हो जाए। तो उसमें वो क्या करेंगे कि वर्ड वो ऑलरेडी फिल कर देते हैं। क्लोज टेस्ट में जनरली एक पैराग्राफ होता है, ब्लैंक प्लेसेस होते हैं, आपके पास ऑप्शन होते हैं कि बताओ कौन सा वर्ड होगा, वो वर्ड पहले फिल करके देते हैं और फिर आपको पूछते हैं कि आपको अगर लग रहा है कि वर्ड सही है तो कोई चेंज मत करिए, और अगर आपको लग रहा है कि वर्ड सही नहीं है तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से एक बदल दीजिए। तो वही काम जो हर तरह के क्वेश्चन टाइप में करते हैं बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर, की पूछने के तरीके बदलते हैं। देखो किसी का फंडामेंटल अगर स्ट्रांग है, आपके बेसिक्स अगर क्लियर हैं, तो कोई कैसे भी चेक करे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। तो वही बात कि यहां पे हमें लकीर का फकीर नहीं होना, क्योंकि ये मैनेजरियल एग्जाम है, वो आपका मैनेजरियल एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहे होते हैं कि अगर हम एक प्रेशराइज सिचुएशन में सिचुएशंस बदलते हैं, कंडीशंस बदलते हैं, तो ये जो सामने वाला दिमाग है ये उसको सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, इसकी टेस्टिंग वहां पे होती है। तो ये इसमें आपने देखा कि टॉपिक काफी चेंज हो गए, जो कि एसएससी में नहीं थे वो यहां बढ़ जाते हैं। ग्रामर की भी अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पूछने के तरीके यहां 5 to 6 टाइप्स आसानी से आए हुए हैं, बनाए जा सकते हैं, जबकि वहां पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान सिर्फ 2 तरीके से टेस्ट हो रहा था, बैंकिंग में वो 5-6 अलग अलग तरीकों से टेस्ट किया जा सकता है। नाम अलग देंगे, क्वेश्चन का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, चेक लेकिन आपके फंडामेंटल्स ही कर रहे होंगे वो। ठीक है,
अब आइए वोकैब के बारे में। अगर एसएससी की बात करें आप वोकैब के हवाले से, तो आपको पता है कि भाई यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन टाइप आ जाता है वो साइनो एंटो है, सिनोनिम एंटोनिम्स, OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, राइट, और क्या आ जाएगा आपके पास, स्पेलिंग एरर्स आ जाती हैं और इडियम्स एंड फ्रेजेस आ जाती हैं। ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है एसएससी के एग्जाम का। और मैंने कितनी बार आपको अपनी वोकैब स्पेशल बैचेस में हर जगह ये बात करी है कि जो हमारा रूट वर्ड का अप्रोच है वो इन तीनों क्वेश्चन टाइप को काफी हद तक मास्टर करने में मदद करता है, सिनोनिम एंटोनिम, वन वर्ड और स्पेलिंग एरर। क्योंकि आपको रूट वर्ड में स्पेलिंग भी समझ आती, कितने टुकड़े हैं, कितने सिलेबल हैं शब्द को बनाने में, वन वर्ड के लिए सीधा याद रखने में मदद मिलती है आपको, और सिनोनिम एंटोनिम क्योंकि बहुत सारे हमारे रूट वर्ड में ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इससे आपको ऑप्शन में डिटेक्ट करने में बड़ी आसानी रहती है। लेकिन बैंकिंग में वैसे सिनोनिम एंटोनिम नहीं पूछता जैसे एसएससी में पूछता है। एसएससी में आपको डायरेक्ट पूछते हैं, एक वर्ड दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, पूछ लेते हैं क्या क्लोजेस्ट सिनोनिम है, क्या क्लोजेस्ट एंटोनिम है। कई बार हमारे स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद इसको रटना पड़ेगा, नहीं, उसको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार वही ऑप्शन रिपीट हो। और सिनोनिम एंटोनिम एक बेहतर मौका होता है हमें अपनी वोकैब को इंप्रूव करने का। कैसे? अगर आपके पास मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपने सिनोनिम के किए, वहां पे एक क्वेश्चन वर्ड था और 4 उसके ऑप्शन थे, यानी हर एक क्वेश्चन के साथ आपको 5 वर्ड मिल रहे हैं। अगर आपने 10 क्वेश्चन सिनोनिम का सॉल्व किया, आपके पास 50 वर्ड हो गए। हो सकता है उन 50 वर्ड्स में आपके लिए 10 शब्द बिल्कुल नए थे, तो ये बेहतर मौका है कि आप उन शब्दों को समझें। तो जब भी इस बात का ध्यान रखें, आगे से जब भी सिनोनिम एंटोनिम का क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करें, डेफिनेटली एक ऑप्शन वहां करेक्ट होगा, लेकिन बाकी बचे 3 शब्दों को भी जरा समझने की कोशिश करें, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके डिक्शनरी में। पता नहीं किस क्वेश्चन में वो आपको मदद दे जाए, वो ज्ञान आपको मदद कर जाए। तो एनीवे, सिनोनिम एंटोनिम डायरेक्ट है। OWS स्पेलिंग्स, इन तरह के क्वेश्चंस बैंकिंग में नहीं देखे गए हैं। वैसे स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस मैनेजमेंट एग्जाम्स में आते रहे हैं, OWS के भी क्वेश्चन जैट में, IIFT में। और जैसे आप जानते हैं कि जो SBI PO है वो धीरे धीरे मैनेजमेंट एग्जाम्स की तरफ ही आगे बढ़ रहा है, उसका जो इजी लेवल है उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं ये। तो लेकिन वहां पे जो वर्ड अगर पूछे भी जाते थे वो जनरली फॉरेन एक्सप्रेशन पूछते थे, फ्रेंच वर्ड्स हैं जो उनकी स्पेलिंग थोड़ी सी अजीब होती है, प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, लिखते कुछ और हैं, तो उस तरह के चैलेंजेस हैं। बट टिपिकली जैसे आप एसएससी में OWS करते हो, वो पैटर्न आपको बैंकिंग में नहीं मिलता, और ना तो सिनोनिम एंटोनिम डायरेक्ट पूछा जाता है। बैंकिंग एग्जाम में आपकी इंग्लिश की कॉन्टेक्चुअल समझ को वो टेस्ट करते हैं। आपने देखा होगा, पुराने पेपर्स भी उठा के देखिए, सिनोनिम एंटोनिम जनरली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आया करता था। एक यूजुअल जो पैटर्न था 13, 14, 15 तक आपको देखने को मिलता था कि भाई एक 10 क्वेश्चन का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है, देयर आर 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर पैसेज, एंड 5 से 6 क्वेश्चन जो होते थे वो जनरली आपके जो यूनिवर्सल क्वेश्चन टाइप हैं, व्हाट इज द मेन आइडिया, या करेक्ट है, इनकरेक्ट है पैराग्राफ के बेसिस पे, या सूटेबल टाइटल, ऐसे सवाल होते थे। और 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन वो सिनोनिम एंटोनिम के पूछते थे, लेकिन वो उसी पैसेज में कुछ वर्ड को बोल्ड कर दिया करते थे, और फिर उन बोल्ड वर्ड्स की आपसे सिनोनिम एंटोनिम पूछते थे। सो डेफिनेटली दे वर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आप उस शब्द के कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। और कई बार ऐसा ट्रैप में आपको फंसाया जाता था कि एक ऑप्शन जरूर एग्जामिनर ऐसा दे देते थे जो कि आपको पता होता था कि हाँ इसका ये सिनोनिम होता है। वो रटे हुए विद्यार्थियों को फंसाने का वो काम होता था। तो वहां रटने वाला ज्ञान नहीं लगाना होता था। You need to read the paragraph, understand the context, main idea, and on that basis you decide that what is the correct synonym out of the given choices. तो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग चेक होती है अगर सिनोनिम एंटोनिम पूछा जाए। अब तो फिर यहां वोकैब में क्या चेक होता है भाई बैंकिंग के अंदर? यहां वोकैब में अगर हम बात करें, अब आगे बढ़ी जाते, बैंकिंग आपके सवाल का बहुत ही डिटेल्ड जवाब आज मिल रहा है कि कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन न रहे। हाँ, बैंकिंग की अगर हम वोकैब पोर्शन की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि यहां पे वोकैब के यूसेस पे ज्यादा जोर है। और वोकैब का यूसेस वो कहां कहां चेक कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि आपका जो फिलर्स का क्वेश्चन टाइप है, इतनी सारी वैरायटीज आप देख रहे हैं, 6 to 7 टाइप्स, और उसमें वोकैब की समझ आपकी चेक होगी, क्योंकि जो शब्द दिए वो वोकैब बेस्ड फिलर्स है पहली बात तो वहां पे एक ही तरह के मतलब के आपके पास 3 शब्द हो गए या 4 शब्द हो गए, मान लो एक आपने एलिमिनेट कर दिया, बट 3 शब्द आपको मिलते जुलते हैं। अब अगर आपने सिनोनिम की लिस्ट रटी है एक मासूम बच्चे की तरह कि ये इसकी पर्यायवाची शब्द है, क्या करोगे आप वहां पे? वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि
Write down three synonym of that particular word. There are four choices. You became successful in elimination of one choice, but you are still confused with the three choices because all those three words are what? They are synonymous. And you do not have the detailed or in-depth understanding in terms of differences between those words. तो कभी भी इंग्लिश में दो शब्द सेम नहीं होते, वो सिमिलर होते हैं, और सिमिलर शब्दों में क्या फर्क है वो जानना जरूरी है। मैं बहुत बार इस तरह के एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं आपकी क्लास में जहां पे ये हमारे लिए समस्या पैदा होती है। अगर आप जैसे बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है, मैं अभी ले लेके बोर हो चुका हूं, बट स्टूडेंट्स के लिए शायद वो हर बार नया होता है जो पहली बार देख रहे हैं। जैसे आप अगर याद करने की बात करें तो बचपन में स्टूडेंट्स रट लेते हैं कि भाई ये जो तीन शब्द हैं हमारे पास, कार्नेज और मैसेकर और कौन सा वर्ड है, जेनोसाइड, ये तीनों के तीनों वर्ड मास किलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। मास किलिंग यानी जहां पे नरसंहार हो रहा है। बट आप खुद ही सोचें, अगर एग्जाम में फिलर का क्वेश्चन है या क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, वहां वोकैब के प्रयोग की समझ चेक कर रहा है वो एग्जामिनर कि आपको वोकैब की समझ कितनी है। वो हिंदी में रटा हुआ विद्यार्थी नरसंहार, जो कि जनरली एसएससी वाले स्टूडेंट्स का पैटर्न होता है, क्योंकि उनको जनरली ये कंफ्यूजन होती है कि नहीं रट लो, प्रीवियस ईयर कर लो, 10 साल का रट लो, उसी में से अरे भाई रट रट के दिमाग हमारा पंगु हुआ है, फिर वही काम दोबारा कर रहे। एक बार समझ लें, इन्वेस्ट कर लो 3 4 5 6 महीने समझने में, अंडरस्टैंड करने में, काफी क्वेश्चन कर लेंगे आप, रटने के बोझ के तले बिल्कुल नहीं दबेंगे। तो यहां पे ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि भाई शब्दों में क्या फर्क है। अब कार्नेज की अगर हम बात करें तो वो किस तरह की नरसंहार यानी मास किलिंग के लिए, जहां भारी संख्या में लोग मरे, वहां पे यूज होता है। जब कोई वॉर सिचुएशन है, युद्ध चल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, तो वो कार्नेज वहां पे इस्तेमाल हो जाएगा। या कोई एक्सीडेंटल किलिंग है, ट्रेन की दुर्घटना हो गई, प्लेन क्रैश हो गया, उसमें भी लोग मरते हैं, 150 लोग मर गए मान लीजिए किसी प्लेन क्रैश में, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 150 लोगों की जान चली गई। मास किलिंग तो वो भी है ना, 150 लोग एक साथ मर गए, तो वहां पे हम कार्नेज इस्तेमाल करेंगे। वहां रटा हुआ विद्यार्थी मैसेकर मैंने पढ़ा था, मास किलिंग होती है, नरसंहार, ऐसे नहीं लगा सकते। इसीलिए मैंने कहा कि यहां पे लेवल थोड़ा अपडेटेड चाहिए, जहां पे समझ बच्चे को हो। मैसेकर, बच्चा क्या है, मतलब अडल्ट हैं सारे, सब ग्रेजुएट हैं। मैसेकर इज यूज्ड इन विच कॉन्टेक्स्ट? व्हेन देयर इज अ डेलिबरेट किलिंग, यानी जानबूझ करके हत्या हो रही है, और इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग, बिना भेदभाव के। मैं हमेशा आपको कहता हूं, व्हेनेवर यू लर्न अ न्यू वर्ड, ऑलवेज ट्राई टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एसोसिएशन और कनेक्शन विद दैट वर्ड। अब जैसे मैंने प्लेन क्रैश कार्नेज के साथ दिमाग में डाल दिया, या कहीं युद्ध हो रहा है, सीरिया में वार हो रहा है, अफगानिस्तान में अभी इतनी बुरे हालात हैं, मरते हैं लोग जब इस तरह की घटनाएं या युद्ध हो रहा होता है, या गृह युद्ध छिड़ा हुआ है देशों के बीच में, तो या एक देश के अंदर, तो वहां पे हम कार्नेज लगा रहे हैं। आपके दिमाग में एक इमेज बन गई। उसी तरीके से अगर मैसेकर के साथ आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो नरसंहार दिमाग में बिठा लिया, तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। दो शब्द मैंने बोले हैं, डेलिबरेट यानी जानबूझकर, वो एक्सीडेंटल किलिंग नहीं थी, गोली चलवाई गई, और इनडिस्क्रिमिनेट, बूढ़े बच्चे जवान जो आए सबको भून दो। दिस इज व्हाट, दिस इज मैसेकर। एंड जेनोसाइड इज व्हाट? इट्स अ प्लान्ड किलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। जब आप एक कम्युनिटी को प्लान करके और टारगेट करके उनका सफाया करते हैं, इसके लिए कई बार टर्म इस्तेमाल होता है एथनिक क्लींजिंग, बिकॉज जिनका सफाया हो रहा है, जिनको मारा जा रहा है, उनकी कोई एक तरह की आइडेंटिटी है। जैसे 1984 सिख जेनोसाइड, जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल लेते हैं, तो या ग्लोबल बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो एक कम्युनिटी को टारगेट करके मारना, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। सो इसमें आपको ध्यान देना है मेरे साथ। इस यात्रा में आप आगे निकलेंगे, हम रटेंगे नहीं चीजों को। सिनोनिमस वर्ड्स हैं, बट डिफरेंस क्या है? क्योंकि कभी भी दो शब्द, मैंने बार बार ये बात बोली, दिमाग में बैठा लो, दो शब्द सेम नहीं होते, सिमिलर होते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ फर्क जरूर है, और वो फर्क जानना हमारा फर्ज है कि हम देखें, समझें कि हाँ इनमें क्या डिफरेंस है, क्या चेंज है। ठीक है, तो ये वोकैब की अगर आप बात करो तो यहां पे कई सारे और टेक्निकल टर्म्स आ जाते हैं, लेकिन जब हम यूसेज की बात कर रहे हैं सीधे, तो पहले फिलर्स है और क्लोज टेस्ट है। जैसे मैंने कहा, ये सीधे सीधे प्रयोग है। वोकैब के यूसेज की समझ आपको आरसी में बहुत मदद करती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, क्योंकि आरसी एक मेजर एरिया है बैंकिंग एग्जाम का, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस गफलत में भी रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि बैंकिंग इज ऑल अबाउट कॉम्प्रिहेंशन, सो मेरा अगर ग्रामर वीक है तो भी काम चल जाएगा।
नहीं, नहीं चलेगा काम अगर ग्रामर वीक है तो। बिकॉज जब हम आरसी की शुरुआत करते हैं क्लास में भी, मैं जब शुरुआत करता हूं इस टॉपिक की, तो मैं आरसी का फुल फॉर्म तो वैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, सभी को पता है, जहां पे आपकी रीडिंग स्किल यानी आप पढ़ने में कैसे हैं, कितनी आपकी स्पीड है, कैसा पढ़ पाते हैं, कितनी बात, और साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन यानी आपकी समझने की कितनी ताकत है वो चेक होती है। बट मैं क्लास में इस टॉपिक का सबसे पहले हेडिंग देता हूं रॉयल चैलेंज। आरसी इज द रॉयल चैलेंज फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। एंड आरसी तो छोड़ दो, एक सवाल जैसे क्लास में ऑफलाइन क्लासेस में भी ये चीजें निकल के आती हैं। अगर मैं पूछूं कि भाई हाउ मेनी ऑफ यू रीड न्यूज़पेपर्स रिलीजियसली एंड रेगुलरली, तो बड़े कम हाथ खड़े होते हैं, बिकॉज मैं बाद में ये दो एडवर्ब जोड़ देता हूं, रिलीजियसली एंड रेगुलरली। तो हम नया नया शौक तो कई बार पैदा करते हैं, नहीं मुझे अखबार पढ़ना चाहिए, आई शुड बी अवेयर अबाउट द करंट अफेयर्स, बिकॉज वो एक ऐसा एरिया है जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टेस्ट किया जाता है। लेकिन वो नया नया शौक दब जाता है कुछ दिनों के बाद। या उनने पूछो कि आपने अपने टेक्स्ट बुक से के अलावा क्या पढ़ा है, मैगजीन्स कौन सी पढ़ते हैं, या नॉवेल कितनी पढ़ी है आपने। नॉवेल पढ़ते हैं तो किस कैटेगरी की पढ़ते हैं, फिक्शनल पढ़ते हैं या नॉन फिक्शनल पढ़ते हैं। नॉन फिक्शनल पढ़ते हैं तो फिर उसमें कौन सा जॉनरे जो है वो आपका बहुत फेवरेट है, या फिक्शनल में आप किस तरह का स्टफ पढ़ते हो। तो इंडिया में रीडिंग की हैबिट्स उतनी ज्यादा नहीं है। देयर आर सर्टेन स्टेट्स, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे परिवार के अंदर ही वो कल्चर जो है वो बचपन से ही कल्टिवेट करते हैं और होती है रीडिंग वहां पे। लेकिन या मैं अपने कैट के बैचेस की बात करूं यहाँ दिल्ली में, तो भी एलिट बैचेस के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते थे जिनको 12वीं तक की, जिन्होंने बड़ी सारी नॉवेल पढ़ रखी है। बट अगेन दे कम फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ बैकग्राउंड। वो कॉलेजेस भी उनके उन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो देश के टॉप के कॉलेज हैं, तो डेफिनेटली उनकी परवरिश और अपब्रिंगिंग उस तरह की हुई है, बचपन से वो आदतें उनके अंदर इनकलकेट की गई हैं। पर जब मैं एक जनरल सेंस में बात करूं, खासतौर से जो एक एसएससी का बच्चा है, उसकी रीडिंग का उतना एक्सपोजर नहीं होता, और जब वो फिर बैंकिंग में अपग्रेड कर रहा होता है तो उसे कई बार पैसेजेस में दिक्कत आती है। तो इसलिए आरसी बहुत बड़ा एरिया है, और इसमें मास्टर करने के लिए अगेन बार बार ये छोटी सी बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आपके वोकैब की अंडरस्टैंडिंग है, ग्रामर के बेसिक्स आपके इंटैक्ट हैं, यानी आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ पाते हैं, कोई बात अगर एक्टिव वॉइस में लिखी है तो क्यों लिखी है, पैसिव वॉइस में लिखी है तो क्यों लिखी है, एक खास टेंस में उसको लिखा गया है तो क्यों लिखा गया है, उसमें क्लॉज लगा है कि फ्रेज लगा है, ये सब जब आप समझने लग जाते हो तब आपको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है। लेकिन क्योंकि अगर मैं अभी आपसे कमेंट सेक्शन में पूछूं, मैं भी आप ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा, फिर मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा कमेंट देखने में आपके। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपको ये पता होते हुए कि आपको रीड करना चाहिए, क्यों रीड नहीं कर पाते, एक कॉमन आंसर होता है स्टूडेंट्स का कि सर मान लीजिए एडिटोरियल पढ़ना शुरू किया, या बिजनेस सेक्शन पढ़ना शुरू किया, या वर्ल्ड न्यूज वाला सेक्शन पढ़ना शुरू किया, इंटरनेशनल न्यूज, जैसे ही हम 5 लाइनें पढ़ते हैं 5 वर्ड ऐसा मिल जाता है जिसका मतलब नहीं पता होता, फिर बच्चे का दिल टूट जाता है, उसको फिर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता। आप उसको लाख बोलते रहो यू शुड रीड न्यूज़पेपर, क्यों ही पढ़ेगा, इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता उसका। वहीं वो अपने चेतन भगत साहब की जो नॉवेल्स हैं वो पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा, या कोई जासूसी नॉवेल है वो पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा जिसमें एक कशिश है, क्या होने वाला आगे, थ्रिल है, वो तो आपको बहुत बांध के रख रहा है। बट अगेन आपके एग्जाम में उससे पैसेजेस तो आने वाले नहीं हैं, वो पूछने वाले हैं इकोनॉमी के ऊपर, गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर, इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर, उन्हीं के पैसेजेस आपको क्लोज टेस्ट में मिल जाएंगे, पैराजम्बल्स में मिल जाएंगे, आरसी में मिल जाएंगे, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस में मिलेंगे। जिन एरियाज को पढ़ने का आपको दिल नहीं करता, उसी एरियाज से अंग्रेजी के पैराग्राफ उठा के पेपर सेटर क्वेश्चन बना देते हैं। आप भी क्लास में आओगे, मैं भी वहीं से क्वेश्चंस आपको दे रहा हूंगा, वो नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, बिजनेस, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, अलग अलग फील्ड की खिचड़ी होती है वहां पे। और यहां पे स्टूडेंट उन तरह के कंटेंट को पढ़ना नहीं चाहता। क्यों नहीं पढ़ना चाहता? क्योंकि वोकैब एक बैरियर बन के खड़ा है, शब्द के यूसेज का नहीं पता। अब वो अखबार पढ़ रहा है, वर्ड मिला, वर्ड को जाकर के डिक्शनरी में देखते हैं। अब डिक्शनरी भी देखने की कई बार हमें तमीज नहीं होती कि उसको किस तरीके से देखना। हमारी आदत शॉर्टकट वाली है कि कोई ऐसी घुट्टी पिला दो कि काम हो जाए। अब उसमें क्या है कि एक वर्ड का आपने पहला मतलब देखा और आप तुरंत पहुंच गए अखबार के ऊपर। अब फिर आपको बात समझ में नहीं आ रही। हो सकता है उस वर्ड की 3 या 4 अलग अलग मीनिंग्स हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, बट आपको जल्दबाजी बहुत है। अब डिक्शनरी में जो चौथा मीनिंग लिखा था ना, उस कॉन्टेक्स्ट में वो अखबार में यूज हुआ है, लेकिन आपने पहला मीनिंग देख के और वहां पे नोट बना करके कई बार
अखबार पे ही पेंसिल से या पेन से लिख लेते हैं कि इसका ये मीनिंग है, फिर आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो, फिर आपको समझ नहीं आ रहा यार ये वर्ड का मीनिंग कुछ और कह रहा है, बात कुछ और कह रहा है, मेरे को तो पल्ले नहीं पड़ रहा। तो ये जल्दबाजी थोड़ी सी छोड़नी पड़ेगी, शुरुआती थोड़ी सी मेहनत होती है। जब स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं वो कहते हैं सर मेरे तो 2 घंटे लग जाते हैं, 2.5 घंटे लग जाते हैं। शुरुआत में लगते हैं, वो शायद आप अगर 1 महीने का वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हो इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्ड यूसेज और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की व्हाट इज मेन क्लॉज, व्हाट इज डिपेंडेंट क्लॉज, अगर वो डिपेंडेंट है तो किस तरह का है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, उससे आपको समझ बढ़ती है कि व्हाट इज द मेन इंफॉर्मेशन इन दिस पैराग्राफ और कौन सी चीजें सपोर्टिंग डेटा है, कौन सी लाइनें एग्जाम्पल की बात कर रही हैं। भाई अगर मुझे एक लंबे से पैराग्राफ में ओपनिंग स्टेटमेंट समझ में आ जाता है कि व्हाट दिस ओपनिंग स्टेटमेंट इज ट्राइंग टू से, बिकॉज डेफिनेटली दिस इज द नेचुरल ऑर्डर, you introduce something, you explain that thing, then you provide some sort of examples, facts and figures in order to substantiate what you have started with, and then you finally conclude. This is the kind of natural order of writing a paragraph. So अगर मेरे को इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो एग्जाम्पल में सब, इंट्रोडक्शन में मान लीजिए 2 लाइनें लिखी हैं और एग्जाम्पल में बड़ी सारी केस स्टडीज ये वो उसमें 10 लाइनें लिखी हुई हैं, वो मेरे लिए शायद उस समय इररेलेवेंट है, लेकिन वही एग्जाम्पल रेलेवेंट कब हो जाता है। कई बार आपको बहुत हार्ड इंग्लिश में कोई पैराग्राफ मिल गया, स्टार्टिंग आपको समझ ही नहीं आ रहा, दैट्स एन एब्स्ट्रैक्ट पैसेज बेस्ड ऑन फिलोसफी एंड यू डू नॉट हैव एनी आइडिया व्हाट दिस ओपनिंग लाइन इज ट्राइंग टू से। So in that particular case, the examples become relevant because those examples will help you out to understand what this paragraph or opening line is trying to say. So you will learn all these skill sets. ये 80-20 अप्रोच जिसे हम कहते हैं कि कैसे 20% रीडिंग करके भी आप 80% कंटेंट लेके आ सकते हो अपनी समझ में, वो सब सिखाऊंगा इस बैच के अंदर। आरसी इज नॉट जस्ट द अनसीन पैसेज ऑफ 6ठी-7वीं क्लास, यू नो, जहां पे राजा रानी की कहानियां लिखी और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है, घोड़े का नाम और महल कहां था और कितने मंत्री थे, वो नहीं सवाल मिलने वाला आपको यहां पे। और ये बात भी ध्यान में रखें आप कि जैसे जैसे इंग्लिश के सेक्शन की डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जहां भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, आप देखोगे वहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आरसी के पूछे जाते हैं। अब अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात कर रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल की बात कर रहे हैं तो एसएससी का डिफिकल्टी लेवल लोवेस्ट होता है, इसकी डिफिकल्टी लेवल लोवेस्ट होती है, एक मासी एग्जाम है, तभी इतने सारे बच्चे इसमें भाग लेते हैं। और वो कहने की बात नहीं, आपको डेटा खुद बता देता है कि अगर 200 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट से सीजीएल मेंस के अंदर, तो ये खुद बता रहे कि इन 200 क्वेश्चन की औकात कुछ बड़ी खास ज्यादा नहीं है, अगर होती तो उसके लिए टाइम ज्यादा दिया जाता। लेकिन वहीं पे जैसे ही आप इधर आ रहे हो, आईबीपीएस में आ रहे हो, एसबीआई में आ रहे हो, अभी यहां पे मेंस का हाल क्या है कि भाई यहां पे आपके पास 35 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट्स है ना, तो यहां उल्टी कहानी हो गई। यहां नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा थे, टाइम कम था, यहां नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, टाइम ज्यादा है। ये खुद बता रहा है कि डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज्ड है। और उसके बाद जिधर एसबीआई पीओ जाता हुआ दिख रहा है आपको, अगर आप बात करें कैट की या जैट की या आईआईएफटी की, जो देश के लीडिंग मैनेजमेंट एग्जाम्स हैं, इनकी डिफिकल्टी लेवल, इनका ब्रेकअप, जैसे अभी कोरोना के 2 सालों में पैटर्न चेंज हुआ, अदरवाइज तब तक मैं एक्टिवली कैट के लिए टीच कर रहा था, उन 4-5 सालों में लगातार पैटर्न क्या था, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 34 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट मिलता था, क्योंकि तीनों एरियाज के लिए 1-1 घंटे का टाइम था, जो अब घट गया है पिछले 2 साल से, बट ये पैटर्न था। तो अगर 34 क्वेश्चन के लिए कैट ने 60 मिनट दिए थे, तो इसका मतलब कि उसकी डिफिकल्टी लेवल उससे भी टफेस्ट है। तो ये कुछ कहने सुनने की बात नहीं है, ये मतलब डेटा आपको खुद रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे साफ साफ बता रहा है कि ये किस तरीके से इसका लेवल बढ़ता है। और एसबीआई पीओ आपको मौका देता है, इतने अच्छे पे पैकेज पे आप जाते हैं, 7 लाख से 13 लाख के बैंड में सैलरीज मिलती हैं जनरली, तो प्लस एक इस तरह का एक्सपोजर मिलता है आपके पास, और फर्दर करियर ग्राफ को आगे ले जाने के चांसेस होते हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर। आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के लिए मोटिवेटेड होते हैं, राइट। तो कहने का मतलब कि स्काई इज द लिमिट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है भी कि आप एसबीआई पीओ होगे तो आप वहीं पे रहेंगे। दुनिया भर की जो प्राइवेट बैंक्स हैं, जो अच्छे प्राइवेट बैंक्स हैं, उनकी भी नजर होती है, वो एक स्मार्ट कैंडिडेट को ढूंढते हैं और आपको बहुत अच्छा राइज और ग्रोथ और बहुत सारी चीजें और मिल सकती हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आपके अंदर वो मेटल है, वो काबिलियत है। तो इस पूरी तैयारी को सिर्फ एक अदद नौकरी के लिए मत तैयारी करो आप,
that could be a transformational experience for you people because your mental stamina will be improved. These are the aptitude test, competitive exams, और ये आपकी mental stamina को चेक करते हैं कि आप प्रेशर में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं. तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि इसका लेवल यहां से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है. और जो हम एग्जाम्पल की बात करते हैं क्वेश्चन टाइप्स की, आप देखो कहते हैं ना कॉम्प्रिहेंशन इंटेंसिव एग्जाम है. इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, हर जगह पैराग्राफ है, पैराजंबल पैराग्राफ, पैरा कंप्लीशन पैराग्राफ, ऑड वन आउट पैराग्राफ, आरसी पैराग्राफ, क्लोज टेस्ट पैराग्राफ, फिलर्स में पैराग्राफ मिल जाते हैं. मतलब 3-3 ब्लैंक प्लेस अगर है तो वो छोटा सा पैराग्राफ ही तो होता है वो. इवन ग्रामर के क्वेश्चन में बैंकिंग एग्जाम्स में आपको पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं. आपको 3 लाइनों का एक सेंटेंस मिलेगा, फिर 5 ऑप्शन में भी वो 3-3 लाइनें लिखी होंगी बड़ी बड़ी. वो पूछेंगे इन 5 में से कौन सा इसका सबसे बेहतर रीस्टेटमेंट है या जिसमें कोई भी ग्रामेटिकल गलती नहीं, कॉन्टेक्चुअल गलती नहीं, वो बताओ. तो ये मासूम बच्चा जो एसएससी वाला एक छोटे से सेंटेंस के 4 टुकड़े को चेक किया करता था, अब उसके लिए चेक करने के लिए एक दी गई लाइन है, 3 सेंटेंस है वहां पे दिए गए क्वेश्चन में, फिर वही 3-3 लाइनों में थोड़ा बहुत चेंज करके, कहीं हैज लगा था तो किसी ऑप्शन में हैव कर देंगे, कहीं पे फेनोमेनन लिखा था तो किसी ऑप्शन में फेनोमेना कर देंगे. इस तरीके से चेंज करके थोड़ा बहुत ट्विक करके उन्होंने 4 सेंटेंस और दे दिए और आपको पूछ रहे हैं इसमें बताओ कौन सा सबसे सही है. तो एक मासूम दिमाग जो है वो बेचारा डर जाएगा, इंटिमिडेट हो जाता है. ओ माय गॉड, इन ऑर्डर टू अर्न एक नंबर, जो भी उसका आपको नंबर वहां पे अलॉट है उस क्वेश्चन के अगेंस्ट, उसके लिए मेरे को 15 लाइन पढ़नी पड़ेगी. नहीं पढ़ना होता है. कल क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, कल मैं आपको सारे तरह के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा क्योंकि एक एक्सपोजर आपको मिले कि ये मन से आपका अंग्रेजी का डर बिल्कुल गायब हो जाए, कि आंखों में दिखने वाले बड़े बड़े क्वेश्चन ना 20 सेकंड में किए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है एंड प्रोवाइडेड दैट प्रॉपर गाइडेंस है, अप्रोच है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है आप आसानी से कर पाओगे. तो आज की सारी बातें जो हो रही है ना, कल ही इसका प्रमाण मिलेगा आपको. तो वही वाली बात की मैं जो कह रहा था कि जैसे जैसे ये डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है ना, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होने के साथ साथ पेपर में आपको आरसी का ही सेक्शन मिलता चला जाता है. जैसे अगर हम बात करें, ये जो 34 क्वेश्चन जब आया करते थे ना, तो 24 क्वेश्चन सीधे आरसी से थे, 5 पैसेजेस देते थे वो, और बाकी का जो 10 क्वेश्चन बच रहा है वो या तो पैराजंबल हो जाता था, टीटा क्वेश्चन टाइप जिसमें आपको खुद ही आंसर टाइप करने होते हैं कि ये करेक्ट ऑर्डर है, या ऑड वन आउट मिल जाएगा, या फिलर मिल जाएगा, यानी कोई ना कोई अगेन पैराग्राफ बेस्ड या समरी राइटिंग का क्वेश्चन, कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए कि इनमें से चारों में से इस पैराग्राफ की बेस्ट समरी कौन सी है. मतलब ऑल द क्वेश्चन टाइप्स आर जस्ट टेस्टिंग योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, your managerial skills, that after reading a paragraph are you able to get the relevant details or not. They are not going to test you has, have and is, am, are, you know. आप एक मैनेजरियल लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको ये समझ होती है कि भाई ये तो इसको आता ही होगा, ये तो बेसिक बातें हैं. जबकि एसएससी इज ऑल अबाउट दोज ग्रामर पोर्शन ओनली. इवन वो बाकी जगहों पे भी ग्रामर को ही पूछ ज्यादा रहे होते हैं, और इसीलिए उसको क्या कहा गया, उसका लेवल, डिफिकल्टी लेवल आपका लोवेस्ट है. अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है, थोड़ा बहुत भी आप पढ़ते लिखते हैं, तो आप एसएससी की इंग्लिश में काफी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. अब कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए. मैंने यहां पे अप्रोच आपको बता दिया, राइट. फर्क क्लियर हो गया, एसएससी और बैंकिंग का डिफरेंस क्लियर है. एसबीआई पीओ क्लर्क और आईबीपीएस पीओ क्लर्क, देखो नाम से पता लग रहा है. तो जो आईबीपीएस का पीओ होगा वो डेफिनेटली सॉरी एसबीआई का जो पीओ का एग्जाम होगा आईबीपीएस से थोड़ा बेहतर होगा, एज सिंपल एज दैट, राइट. तो एसबीआई का लेवल क्योंकि हाई है तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अपग्रेड हो जाता है, और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है. सर आप अपने बारे में बताइए. बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा आपको, डोंट वरी. क्लास में 0 से होगा ना. हाँ शशि, बिल्कुल. अब मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं, मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, अब अपनी क्लास में क्या चलेगा, कैसे चलेगा, वो बता देता हूं मैं. देखिए, कल की जो हमारी क्लास होगी, जैसे मैंने कहा कि कल एक ओरिएंटेशन क्लास आपकी होगी जिसमें मैं आपको एक पेपर सॉल्व कराऊंगा यहां पे, राइट.
और उसमें क्वेश्चन को जरा समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, आप पहले से बाकी एग्जाम्स भी राइट कर रहे हो, आपको थोड़ी बहुत समझ तो है ही है अंग्रेजी की, कुछ लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं है, कोई बात नहीं। कुछ कहते हैं सर नहीं मैं अंग्रेजी में जीरो हूं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये बैच बिल्कुल बेसिक से चलेगा। तो उसमें आपको थोड़ा सा मजा आएगा कि यार ये सही बात है, बैंकिंग के तो क्वेश्चन आसान है, इंग्लिश के इट्स ऑल अबाउट कि मैं क्वेश्चन को देख कैसे रहा हूं, परख कैसे रहा हूं, मेरी अंग्रेजी की समझ कितनी है। ठीक है, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे, जैसे वोकैब बड़े सारे लोगों को दिक्कत है, आप बता रहे सर वोकैब की कमजोरी है कमेंट सेक्शन में, राइट। उसके बाद ग्रामर में भी दिक्कत है बहुत सारे लोगों को, तो ये सारा एरिया कवर होगा। मैं एक एक करके आपको पूरे एरिया का किस तरीके से कोर्स स्ट्रक्चर चलेगा वो बता देता हूं। देखिए, हम ग्रामर से मैं शुरू कर लेता हूं, ग्रामर में क्या क्या चीजें कवर होंगी और कैसे कवर होंगी कि आपको क्लैरिटी आ जाए। सबसे पहले मैं आपको कराता हूं यहां पे ग्रामर प्राइमर, जिसको मैं बोलता हूं, या ग्रामर फाउंडेशन आप बोल सकते हैं, जो चाहिए। जैसे आप घरों में पहले प्राइमर लगाते हो ना पेंट करने से पहले, तो वैसे ही मैं आपकी ग्रामर की मिट्टी को भुरभुरी करता हूं। और ये क्रम में हम बिल्कुल लेटर से शुरुआत करते हैं, जो हमारे भाई कह रहे थे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, कोई बात नहीं, हम अक्षरों से शुरुआत करते हैं, यहां लेटर्स, उसके बाद हम वर्ड पे पहुंचते हैं, शब्दों पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कैसे करना है उसका ज्ञान बढ़ाते हैं, शब्दों के समूह से बनता है फ्रेज, फ्रेज के बाद हम आते हैं क्लॉज पे, और क्लॉज के बाद बात होती है किसकी, सेंटेंस की। क्यों ये जरूरी क्यों है, इवन आप देखेंगे कि इतनी चर्चा के बाद ही आपकी अंग्रेजी काफी आसान आपको लगने लग जाएगी। हमें सेंटेंसेस को समझने में दिक्कत होती है क्योंकि सेंटेंसेस बहुत लेंदी आपको मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर एक स्टूडेंट को एक सेंटेंस के टुकड़े समझ में नहीं आते, और कई बार ऐसा होता है कि वो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव इनकी पूरी क्लास ले चुका है, कॉन्सेप्ट सीख चुका है, क्वेश्चन कर चुका है, बट उसको फिर भी अगर एक सेंटेंस को समझाने के लिए दे दो, राइट। अब जैसे कई बार ये बात समझ में नहीं, जैसे एक मैं सेंटेंस आपको देता हूं यहां पे सिंपल सा और बहुत बेसिक सा सेंटेंस है, लेकिन एक सवाल मन में जरूर पैदा हो जाएगा। जैसे मान लो लिखा है द लिटिल मनी आई हैड हैज बीन स्टोलन अवे, हैज बीन स्टोलन अवे, ये लिटिल द लिटिल के यूसेज में बहुत बेसिक एग्जांपल में ये लेता हूं। सो द लिटिल मनी छूट गया यहां पे, द लिटिल मनी आई हैड, जो यहां पे मैंने सेंटेंस लिखा आपके लिए। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे ये जस्टिफाई करो ये हैड सही है क्या, मान लीजिए एरर में यही क्वेश्चन दे दिया जाए या रीस्टेटमेंट में दे दिया जाए, ये हैड सही है क्या लिखना, जनरली तो हैज हैड होना चाहिए, क्योंकि हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब और हैड मेन वर्ब के तौर पे यूज हो सकता है। तो ये सब मैं वही कह रहा हूं आपको कि बड़ी छोटी और बेसिक सी कंफ्यूजन्स हैं जो आपके मन में आती हैं अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं है। अब आपको समझना यह है कि द लिटिल मनी आई हैड, ये पूरा का पूरा हिस्सा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के लिए ये आपका वर्बल फ्रेज यहां पे इस्तेमाल हुआ, और ये बात किस में लिखी गई है, ये पैसिव वॉइस में लिखी गई है, ये पैसिव वॉइस में लिखी गई है। ठीक है, पूरा का पूरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है कि जो कुछ थोड़ा पैसा मेरे पास था वो चुरा लिया गया। अब कोई पूछे क्या चुरा लिया गया, अब मान लो सवाल ये हो, सवाल पूछ लो यहां पे, सवाल अगर ये है कि व्हाट हैज बीन स्टोलन अवे, व्हाट हैज बीन स्टोलन अवे, क्या चुरा लिया गया, क्या चुरा लिया गया। तो अब इस क्या के जवाब में आप क्या बोल रहे हो, इस क्या के जवाब में ही आप ये सारी बातें कर रहे हैं, और ये क्या क्या है, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट उस वर्ड को, उस फ्रेज को या उस क्लॉज को कहते हैं जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। तो यहां पे ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये एनसी है, नाउन क्लॉज है। लेकिन अगर भाई मैं आपको कहा कि सेंटेंस का एक टुकड़ा होता है ना क्लॉज, नहीं पता है हमें सब कुछ पढ़ने के बाद भी कई बारी, तो उसमें अंग्रेजी हमें मुश्किल लगती है, अपने ऊपर ही शक हो रहा होता है कि यार ये क्या था, बचपन में ये पढ़ा था। अब जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है, बहुत बेसिक से ये एरर्स हैं, मैं जैसे आपसे पूछूं कि इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस, और मैं आपसे एक सवाल यहां पे करूं कि मुझे आप ये बताइए कि इन दोनों इट्स में हम किस इट्स के साथ जाएं, ये ए है और ये बी है, इनमें से हम कौन से इट्स के साथ जाएं, आप कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज। आप सतवीर, जीए का वीडियो, एक्चुअली जीए की क्लास जो है ना वो पिछले वाले बैच से ही शुरू हुई है। मैंने आपको बताया था ये नई टीम के साथ जो बैच जो इस पैटर्न में आपको मिल रहा है,
हैवली डिस्काउंटेड फीस में, वो दिसंबर वाले बैच में शुरू हुआ है। तो वो क्लासेस अभी चल रही हैं, तो एक बार पूरी हो जाएंगी तो वो भी आपके पास अपलोड हो जाएंगी, डोंट वरी। अभी पहले जीए तो बाद में आएगा ना, वो तो सर राशिद सर वैसे ही आपको डेली ज्ञान देते हैं, जनरल अवेयरनेस रोज बढ़ाते हैं सुबह, उसकी टेंशन मत लो। अब देखो यहां पे यूट्यूब पे तो कमेंट सही दिख रहे हैं मुझे, रजत, अंजलि, रोशन, पुनीत, यूके, स्मिता, रजत, शुभम, इधर सही है। बट इधर करियरवेल ऐप के ऊपर कुछ हमारे सज्जन हैं जो ए के साथ जा रहे हैं, कुछ बी के साथ जा रहे हैं। तो अब ये सब छोटी छोटी समस्याएं हैं हमारे पास, यहां पे ये करेक्ट है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ये क्या लिखा है, अगर इस अपॉस्ट्रॉफी को हटाओगे तो क्या बनेगा, तो वहां पे इट हैज बनेगा, इट हैज बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अब एक मैं बार बार यही कहता हूं कि मैं पढ़ाते समय ना, एक मासूम दिमाग, एक इंक्विजिटिव दिमाग स्टूडेंट का, जो बेचारा किसी से पूछ भी नहीं पाता क्योंकि बड़ा हो गया, उम्र हो गई है, और उसका जो पुराना ज्ञान है वो नए ज्ञान से टकरा रहा होता है। वो सोचता है यार मैंने तो बचपन में पढ़ा था हैज बीन, और हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी लगता है। ही हैज बीन सिंगिंग सिंस 10 o'clock, शी हैज बीन डांसिंग फॉर द लास्ट 2 hours। तो अब उसके मन में अपने लड़ाई हो रही है, द्वंद चल रहा है उसका कि जो तब पढ़ा था वो सही है या जो अब पढ़ रहा हूं वो सही है। और वहीं पे बेचारा वो सरेंडर कर देता है, उसको लगता है चलो कोई बता देता कि ये 150 रूल रट लो ग्रामर में, इससे बाहर नहीं आएगा, मैं वही रट लेता, कौन इन झंझटों में पड़े। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस और नो? ऐसी बहुत रुकावटें आपको इंग्लिश में मिलती हैं जब आप अखबार पढ़ते हो, मैगजीन्स पढ़ते हो या किसी को सुनते हो, आपके मन में सवाल पैदा होता है कि यार ये क्या है। लेकिन अब आप बड़े हो गए, नहीं पूछ पाते, तो कोई बात नहीं, मैं हूं यहां पे, आपके जितने दर्द हैं उन सभी की पहचान है मुझे। तो ये इट हैज बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अब मुझे कोई बताएगा कि हाँ हैज बीन के बाद वर्ब में आईएनजी क्यों नहीं लगा है, और हैज बीन किस तरह का वर्ब है? यहां हैज बीन स्टेटिव वर्ब है, ये यहां पे स्टेटिव वर्ब है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी होटल से बाहर निकलें 4-5 दिन के स्टे के बाद और होटल मैनेजर आपसे पूछे सर हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो उन ड्यूरेशन का हालचाल पूछ रहा है और आपने कहा इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आप स्टेट बता रहे हो एक ड्यूरेशन की, उस मोमेंट की नहीं। जब मोमेंट की बताते हो तब आप इज और आर लगाते हो, जैसे जब कोई आपसे पूछता हाउ आर यू, तो हालचाल ही पूछ रहा है, आर वहां स्टेटिव वर्ब है। हाउ आर यू, आप उस मोमेंट का हालचाल बताते हैं। आप लंबे समय के बाद मिल रहे हैं, 6 महीने के बाद मुलाकात हो रही है, हाउ हैव यू बीन पूछा जाता है, क्योंकि अब उस हैव बीन के जरिए उस यू का एक ड्यूरेशन का हालचाल, यानी तुम्हारे पिछले 6 महीने कैसे थे। तो ये सब बहुत सटल चीजें हैं जो, और ये सब आपको ग्रामर प्राइमर में ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम शुरुआत करते हैं टॉपिक वाइज, राइट। जैसे आप देखें तो हमारे पास वर्ब और टेंस का एरिया पहले आता है, बड़ा एरिया है। वर्ब की समझ अगर है तो टेंस की समझ आपको अपने आप हो जाती है काफी हद तक, क्योंकि टेंस को डिसाइड कौन कर रहा होता है, वर्ब ही तो डिसाइड कर रहा है, हैज लगा है तो कौन सा है और हैड कौन सा है। तो वर्ब की एक बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी आप यहां पे करोगे, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स, उनके जो एक्सेप्शंस हैं, फिर मेन वर्ब पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर के ऊपर कैसे क्वेश्चन है, कैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव में कंफ्यूज करते हैं मेन वर्ब में। फिर आपके पास आ जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जिरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। तो ये सब कुछ हम वर्ब में और टेंस के अंदर करेंगे। फिर टेंसेस का इंट्रोडक्शन, तो ये सारा एरिया है कॉन्सेप्ट का की समझ, और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। उसके बाद बारी आपकी आ जाएगी नाउन की, प्रोनाउन की। फिर आ जाते हैं हमारे मॉडिफायर्स, और मॉडिफायर्स का मतलब एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ये हमारे मॉडिफायर्स हैं जिनकी काफी समझ की जरूरत होती है बैंकिंग के अंदर, ठीक है। तो अभी मैं जो करियरवेल बैंकिंग एग्जाम्स यूट्यूब चैनल है वहां मॉडिफायर्स की ही सीरीज अभी चला रहा हूं, जहां पे हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये वो एरियाज हैं जहां से हमारे पास क्वेश्चन का चंक आता है अच्छा खासा। जैसे प्रोनाउन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, केसेस हैं अलग अलग, नॉमिनेटिव, सब्जेक्टिव, पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव का फर्क। नाउन एक तरह से फिक्स्ड वाला चैप्टर है जहां पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो अगर हम टॉपिक वाइज बात करें तो ये सारे एरियाज आपके। फिर चौथे नंबर पे क्या आ जाता है भाई, फिर आपके पास कंजंक्शन है, कंजंक्शन और प्रेपोजिशन का ज्ञान, ठीक है। प्रेपोजिशन के एप्लीकेशन जो बड़े सारे हैं उनको समझना और जानना वो बहुत जरूरी है। जैसे फिक्स्ड प्रेपोजिशन का एरिया है, फ्रेजल वर्ब का एरिया है,
राइट। तो ये सारा कुछ फिक्स प्रपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, ये सब यहां पे कवर होगा। ठीक है, आंसर पता होता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बिल्कुल कर पाओगे। तो ग्रामर का पोर्शन होगा, कई बार ये कंफ्यूजन मत रखना कि नहीं होगा, इनके कॉन्सेप्ट डिस्कस होते हैं, इन पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं हम, और जो वैरायटीज हैं अलग अलग आपके ग्रामर के पोर्शन की। फिर बारी आ जाती है इंग्लिश यूसेज की, राइट। और इसमें जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, पैराजम्बल्स के क्वेश्चन है। तो पहला टॉपिक आपका पैराजम्बल हो गया। पीछे प्री में, मेंस में, दोनों में संभावना रहती है। और लेवल, अगेन वही बात, लेवल का ध्यान रखिएगा, प्री प्लस मेंस होंगे सारे टॉपिक, यानी हर टॉपिक के अंदर कॉन्सेप्ट के डिस्कशन के बाद जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा उनमें पूरी कवरेज होती है। नंबर ऑफ सेंटेंसेज भी 4 से लेकर के 8 सेंटेंसेस के हम करेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे जिनमें ऑप्शन दिया है, और इसमें टीटा, जिसको टाइप इन द आंसर बोलते हैं, यानी जहां आंसर नहीं दिया वो भी करेंगे। तो पैराजम्बल्स आपके पास हो गए। फिर बात आ जाती है पहले ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, क्योंकि पैराजम्बल के ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर उसके बाद मैं आपको ये कराता हूं, इनके कॉन्सेप्ट पढ़ते हो और क्वेश्चन आप मेरे साथ करते हो। उसके बाद बारी आती है पैरा कंप्लीशन की, पैरा कंप्लीशन की, जिसमें आपको बताया कि इसमें भी 3 वैरायटी के क्वेश्चन है, ओपनिंग स्टेटमेंट गायब कर देना, ट्रांजिटरी गायब कर देना और कंक्लूडिंग गायब कर देना। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए इंग्लिश यूसेज बेस्ड, राइट। और जब बात हम कर रहे हैं अभी, इसमें आप वो भी ले सकते हो, फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट, तो ये भी अंग्रेजी के प्रयोग की ही समझ है। इसमें आपके रीडिंग के साथ साथ आपकी वोकैब स्किल्स भी टेस्ट होती हैं इन दोनों टॉपिक के अंदर। तो ये सारा आपका कवर हो गया इंग्लिश यूसेस के अंदर। अब बात कर लेते हैं वोकैब की, जो अगला पोर्शन है हमारा। देखिए, वोकैब में हम बात दोनों एरियाज की करेंगे, यानी डेवलपमेंट की भी और यूसेस के भी, दोनों बातें होंगी। यानी हम वोकैब को डेवलप कैसे करें, क्योंकि रटना तो इलाज है नहीं, वो तो हमें पता लग चुका है, सुबह के रटे हुए 10 वर्ड शाम तक भूल जाते हैं। तो वोकैब डेवलपमेंट में मैं आपको पीआरएस मेथड का अप्रोच भी बताऊंगा, जो काफी हद तक आपको शब्दों के मतलब का सही अंदाजा लगाने में मदद करता है। देखो, अब एसएससी वाले स्टूडेंट्स को तो पीआरएस बहुत मदद करता है उनके डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर, सिनोनिम एंटोनिम, वन वर्ड या स्पेलिंग एरर के। बट बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए वन वर्ड, ये आपका जो पीआरएस मेथड है या रूट वर्ड मेथड है, ये शब्दों के मतलब का अंदाजा लगाने में आपको मदद कर देता है कि अच्छा, रूट का अगर ये मतलब है और ये उसके साथ जुड़ा हुआ शब्द है, तो इसका पॉसिबल मतलब इसी के कुछ आसपास होगा। एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज ऑल अबाउट योर इंटेलिजेंट गैस वर्क, कि चारों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट के साथ आप जा पाते हो कि नहीं जा पाते हो, उनको पहचान पाते हो कि नहीं पहचान पाते हो। तो पीआरएस मेथड और साथ में ग्रुप मेथड जो है उसकी हम बात करेंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बैंकिंग वालों को मिलता है। अब देखो, ये एक बड़ा सा फर्क है। वोकैब को बेहतर करने के जो 2 तरीके मैं बार बार आपसे डिस्कस करता हूं, मोटे मोटे तो तरीके और भी बहुत हैं, बट ये मोटे तरीके ऐसे हैं जो हमें सीधे पेपर में फायदा पहुंचाते हैं। और हम सब एस्पिरेंट्स हैं, अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अलग अलग जॉब्स के लिए एस्पायर कर रहे हैं, तो हमें सीखना ऐसे है जो पेपर में सीधा फायदा करे। तो ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा, रीडिंग को बेहतर करेगा, शब्दों का आप अंदाजा लगा पाओगे, क्योंकि आपको कॉन्टेक्चुअल मीनिंग टेस्ट करते हैं बैंकिंग में। लेकिन ग्रुप वाला जो मेथड है ना, ये बहुत कारगर होता है आपके लिए, क्योंकि यहां पे हम बात करते हैं होमोफोन्स की, होमोफोन्स की, यहां हम बात करते हैं पैरोनीम्स की, और यहां हम बात करते हैं होमोनीम्स की। और मैं अगर बात करूं इन तीनों अलग अलग ग्रुप्स की शब्दों के, तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन मैनेजमेंट एग्जाम्स में 20 साल से आते रहे हैं, जिनको हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपको मिलते हैं इन दोनों से, यहां से कंफ्यूजिंग वर्ड आते हैं। और अगर बात करी जाए होमोनीम से, तो यहां पे इससे क्वेश्चन पूछने का ना कम से कम 4 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको बैंकिंग में मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अंग्रेजी की समझ चेक करता है, वर्बल एबिलिटी टेस्ट करता है आपकी। तो 4 तरह से क्वेश्चन होमोनीम्स से बनते हैं। होमोनीम्स हम उन्हें कहते हैं जहां एक ही वर्ड, एक ही स्पेलिंग, एक ही प्रोनाउंसिएशन, बट उनके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। तो कई बार कॉलम बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे कि एक वर्ड का 4 डिक्शनरी मीनिंग लिख दिया, ABCD, और EFGH दूसरे कॉलम में सेंटेंस बना दिया, और आपको मिलान करने के लिए पूछ लिया कि भाई इसमें किस मतलब का इस्तेमाल किस सेंटेंस में हुआ है। कई बार एक वर्ड का इस्तेमाल करके 4 सेंटेंस बना लिए, पूछा आपको कि इन चारों में से
कौन से एक सेंटेंस में इस शब्द का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हुआ है। होमोनिम का इस्तेमाल फिलर्स में आएगा आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि दो सेंटेंस देंगे, एक एक वर्ड मिलेगा, पूछेंगे कौन सा एक वर्ड दोनों में सूटेबल है। तो जाहिर तौर पे दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जब मतलब होगा तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये मेथड हमें बैंकिंग एस्पिरेंट्स को बहुत मदद करता है। इनके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, राइट। होमोफोन्स और पैरोनीम से मान के चलें आप, क्लास के अंदर जो क्वेश्चन वर्ड्स होंगे, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, वही 350 हैं और क्लास में हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। कल आपको नजर भी आ जाएगा मेरा पढ़ाने का तरीका, जो लोग पहली बार देख रहे होंगे अगर आप, तो अगर 350 क्वेश्चन वर्ड्स हैं तो इनके डिस्कशन से आप मान के चलें कि 1000 वर्ड्स तो आप मेरे सिर्फ कंफ्यूजिंग वर्ड वाली वोकैब यूसेज की क्लास में ही सीख के क्लास से जाओगे। क्योंकि हम डिस्कशन जब करते हैं एक वर्ड के सिनोनिम, क्या फर्क है उसमें एंटोनिम और उससे जुड़ा हुआ, या अगर वो वर्ड किसी रूट वर्ड से एसोसिएटेड थे तो रूट वर्ड की चर्चा वहीं हो जाती है। तो हम बहुत अमीर होके जाते हैं इन क्लासेस में, राइट। और इसमें सारे जो वर्ड्स आपको मिलेंगे वो काफी नए नए और अच्छे शब्द मिलेंगे जिनकी जानकारी आपको जनरली नहीं होती। और जब मैं यूसेज की बात कर रहा हूं तो अगेन हम यहां पे वो टेक्निकल पैरामीटर सीखेंगे जो हमें समानार्थी शब्दों को अलग करने में मदद करता है। जैसे आज मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर किया, वो बहुत बेसिक सा, कार्नेज और जेनोसाइड और मैसेकर। तो उसमें कॉन्टेक्स्ट का फर्क है। नरसंहार तो हो रहा है, भारी संख्या में लोग मर रहे हैं, बट द कॉन्टेक्स्ट आर डिफरेंट कि कौन सा वर्ड मुझे कहां लगाना है। उसी तरीके से एक ही मतलब के शब्द में कॉनोटेशन का फर्क होता है। मतलब वही रहेगा लेकिन एक पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव होगा और एक न्यूट्रल होगा। जैसे बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, जब आप कहते हो सीनियर सिटीजन तो उसका कॉनोटेशन पॉजिटिव हो जाता है। वहीं कहो ओल्ड पीपल तो वो नेगेटिव है, और इसीलिए मेट्रोज और बाकी जगहों पे ओल्ड पीपल को हटा के सीनियर सिटीजन लिखा हुआ मिलता है आपको। और वहीं पे अगर आप एल्डरली पीपल कहते हैं तो ये न्यूट्रल कॉनोटेशन का वर्ड है। तो मतलब तो सभी में हम यही कह रहे हैं कि जो बड़े लोग हैं, लेकिन शब्दों का चुनाव, ये बिल्कुल वही सिंपल सा एग्जांपल कि विकलांग कहना नेगेटिव है बट दिव्यांग कहना पॉजिटिव है। हालात दोनों में उस इंसान के सेम है, बट आप उसको देखते कैसे हैं। तो रादर देन उसको डिसेबल्ड या हैंडीकैप्ड कहने के हमें क्या कहना चाहिए, डिफरेंटली एबल्ड जो हम कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कॉनोटेशन। एक ही मतलब कि ब्रेव इज पॉजिटिव बट ब्रेजन इज नेगेटिव, यू नो। सो स्किनी इज नेगेटिव बट स्वेल्ट इज पॉजिटिव। दोनों में इंसान पतला ही है, तो इसको कॉनोटेशन कहा जाता है। तो ये सब टेक्निकल चीजें, कॉन्टेक्स्ट, कॉनोटेशन, डिग्री का फर्क कि भाई सारे वर्ड पॉजिटिव हैं तो अब मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं। तो उसमें देखो कौन सा हाईली पॉजिटिव है, कौन सा माइल्डली पॉजिटिव है। रीड आउट द सेंटेंस, ट्राई टू गेट द degree of that particular passage, and on that basis you decide that which degree is required in the context of this question. So these are the technical parameters and you will learn how to use these technical things in your vocab uses. बहुत सारे मासूम स्टूडेंट्स को यही लगता है कि vocab का मतलब उसका सिनोनिम एंटोनिम का लिस्ट रटो या हिंदी अर्थ रट लो, उससे कोई फायदा नहीं है। कोई आपसे एग्जाम में नहीं पूछता राइट डाउन 4 सिनोनिम। इट्स नॉट, यू आर नॉट इन योर स्कूल्स, यू नो। सो यहां पे हमें डिफरेंस जानना है, तो टेक्निकलिटी हमें आनी चाहिए जिसके आधार पे हम डिफरेंशिएट करें। तो वो सब यहां पे डिस्कशन होगा। और फिर आपके पास लास्ट पोर्शन आएगा आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जहां पे काफी कुछ सीख के जाएंगे आप मेरे साथ इस क्लास में। बहुत सारी टेक्निकल चीजें यहां सीख के जाओगे आप। सबसे पहले तो हम यहां पे बात करते हैं क्रिटिकल रीडिंग की, कि क्रिटिकल रीडिंग को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे उन आर्टिकल्स या सेंटेंसेस जो हमारे पल्ले नहीं पड़ते, भले ही हम उन सारे शब्दों का डिक्शनरी मीनिंग देख लें, बट स्टिल वी डू नॉट हैव एनी आइडिया दैट व्हाट्स द ऑथर इज ट्राइंग टू से। सो क्रिटिकल रीडिंग को कैसे बेहतर करो, राइट। जिसको हम एक्टिव रीडिंग भी कह लेते हैं कई बारी। पैसिव रीडिंग वो होती है जहां पे आपको बात आसानी से समझ में आ जाए, वो मसालेदार अखबारों के सप्लीमेंट्स या मसालेदार नॉवेल्स। लेकिन क्रिटिकल और एक्टिव रीडिंग वो वाले सेक्शन हैं, चाहे वो बिजनेस सेक्शन है, इंटरनेशनल न्यूज का है या एडिटोरियल का है, जो बात आपको पल्ले नहीं पड़ती। और पल्ले पढ़ने के लिए कि समझ आए, आपको बहुत सारा बैकग्राउंड का डेटा चाहिए होता है। बिटवीन द लाइंस रीडिंग पढ़ने की ताकत आपको लानी पड़ती, तो वो सब चीजें सिखाऊंगा। शुरुआत क्रिटिकल रीडिंग से होगी और उसके बाद आरसी के जो हमारे टॉपिक्स हैं, मतलब आप यहां पे मेरे साथ डिटेल्ड मैनर में बात करेंगे किसकी, टोनालिटी की, पूरी टोन। क्योंकि व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, इसका जवाब पैराग्राफ में कहीं नहीं होता, लेकिन ऑप्शन लिखा होता है डाइडैक्टिक, पेडेंटिक, पेडागोगिक, यू नो, इस तरीके से। ऑब्सिक्यूअस टोन है क्या है। तो देयर आर 35-40 वर्ड्स जो कि आपको ऑप्शन में मिलते हैं। उन वर्ड्स का क्या मीनिंग है, उनके यूसेज, उनका एग्जाम्पल, ये सब डिस्कस होता है कि टोन्स की समझ आपकी बेहतर हो जाए। मैं फिर बात करता हूं क्लास में राइटिंग स्टाइल की,
कि अलग अलग तरह की राइटिंग स्टाइल क्या होती है, कैसे आप एक कंटेंट को अलग राइटिंग स्टाइल में लिखते हैं। अब जब जैसे आप कवर लेटर अपना लिखेंगे तो वो अलग राइटिंग स्टाइल होगा। किसी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो एंड यूर राइटिंग अ कवर लेटर इन योर ईमेल, द राइटिंग स्टाइल ऑफ दैट वुड बी डिफरेंट. The writing style of the editorial of the newspaper would be different from the rest of the newspaper, because in the rest of the newspaper there is a news, but editorial में views होते हैं, तो व्यू पॉइंट रखने का राइटिंग स्टाइल अलग होता है और न्यूज को लिखने का राइटिंग स्टाइल अलग होता है. दीज थिंग्स आर टेक्निकल थिंग्स जो कि आपकी रीडिंग को इंप्रूव करती हैं. ये इमटेरियल पेपर में आए या ना आए, मैं तो हमेशा से कराता रहा हूं, क्योंकि मैनेजमेंट एग्जाम्स में ये चीजें कराता रहा हूं और वो बैकग्राउंड आपको चाहिए, क्योंकि आप एसबीआई पीओ बनने जा रहे हैं. तो ये सारा ज्ञान आपको मिलेगा, इंटरेस्टिंग चीजें. राइट, हम क्वेश्चन टाइप्स डिस्कस करते हैं, अलग अलग तरीके के जो आपके इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्वेश्चन टाइप्स हैं. और फिर सबसे इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला टू अप्रोच आरसी, जहां पे मैक्सिमम एक्यूरेसी आपकी आरसी में आ पाए. फॉर्मूला टू अप्रोच आरसी क्वेश्चंस विद मैक्सिमम एक्यूरेसी, ये सब यहां पे डिस्कस होता है. और ज्ञान के बाद फिर हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को. एक छोटी सी बात और, आरसी के मामले में भी, आरसी भी वो टॉपिक है जो बैंकिंग एग्जाम्स को एसएससी से बिल्कुल अलग बनाता है. एसएससी में आपका वो यूजुअल पैटर्न है, 6 पैसेजेस मिलते हैं 5-5 क्वेश्चंस के, जिसमें से जनरली 2 फिलॉसफी बेस्ड आ जाते हैं, थोड़े से मुश्किल होते हैं, बाकी 3 से 4 मॉडरेट पैसेज ही होते हैं. लेकिन बैंकिंग के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आरसी के अंदर 5-7 से लेकर के 15 तक पहुंच सकते हैं. और इसमें बड़ी सारी वैरायटी और पॉसिबल है. वो आरसी के अंदर ही कई बार ग्रामर भी चेक कर लेंगे, कुछ पार्ट इटैलिसाइज्ड कर देंगे, वो टेढ़े लाइनों में लिख देते हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछ लेंगे क्या ये सही है क्या ग्रामेटिकल. वो फिलर्स भी पूछ लेते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही. कई बार उसी में वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन आरसी में पूछ लेते हैं. 4 वर्ड बोल्ड कर दिया, बताया, पूछा कि ये कहां लगेगा, ये कहां लगेगा, तो वो सारा कुछ वहां पे कवर हो जाता है. तो मतलब आरसी में सिर्फ आरसी नहीं होती बैंकिंग के पेपर में, इसमें आरसी के अंदर वो कई तरह की आपकी वर्बल एबिलिटी को टेस्ट करते हैं, जो अगेन आप इस बैच में करते हो प्रैक्टिस, सो दैट कि आपको समझ में आए कि जब आप एग्जाम में देखें, अच्छा हाँ मैंने तो ये क्वेश्चन सदेन सर के साथ क्लास में किया हुआ है, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है. और फिर एक आखिरी एरिया आ जाता है मिसलेनियस का, MISC, मिसलेनियस क्वेश्चन टाइप्स, जो कि हम प्रैक्टिस भी करते हैं. और इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसे वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन है, बहुत आसान होते हैं, कौन सा वर्ड लगाना है, या आप स्टार्टर और कनेक्टर की बात करो, स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स, तो ये टॉपिक, ये भी एक आपका क्वेश्चन टाइप है. तो इस तरह के जो भी आपके अलग मिसलेनियस बेस्ड नॉर्म, अलग देखो चेक तो वही अंग्रेजी की समझ ही हो रही है. राइट, स्टार्टर कनेक्टर इज मोर ऑफ आपके कंजंक्शन की समझ को टेस्ट करते हैं, बट ये सब नाम दे देते हैं. तो जो भी आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं वो सब इस बैच में कवर होते हैं, और इस तरीके से ये पूरी तरीके से आपको तैयार करता है आपके इंग्लिश सेक्शन के लिए. इंपॉर्टेंस पे चर्चा एक बार हो चुकी है. राइट, वो आप देख सकते हैं, करियर विल बैंकिंग एग्जाम्स में मैंने इंपॉर्टेंस बताया था इंग्लिश का. आप वैसे भी समझ सकते हो, प्री में है, मेंस में है, मेंस में डिस्क्रिप्टिव भी है, और तीसरा स्टेज है आपका जीडी एंड पीआई का. तो समवन हु हैज अ डिसेंट कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, उसकी पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज डेफिनेटली सिलेक्शन की ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं. तो हम किसी भी लेवल पे इस बैच में जुड़ें, इस वादे के साथ जुड़ें कि हम अपने आप को हर दिन पिछले दिन से बेहतर करेंगे. अगर आपने अपने साथ ये वादा कर लिया, और इस पूरी टीम के साथ जिस तरीके से हम डेडिकेटेड तरीके से लगे हैं, आपने भी अपना ध्यान रखा, जो बातें हम कह रहे हैं वो बात आप करें, फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, कोई नहीं रोक सकता आपको सफल होने से. इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन करता हूं मैं समाप्त. राइट, और कल हमारी मुलाकात होगी. कल की जो क्लास होगी वो करियर विल ऐप पे ही होगी, तो कल यूट्यूब पे आपको क्लास नहीं मिलेगी. तो वो जो भी यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो आप करियर विल, PRS मीन्स यूके मिश्रा, प्रेफिक्स रूट सफिक्स, तो करियर विल ऐप पे आप क्लासेस ले सकते हैं. वहां पे अभी शुरुआत की 2-3 क्लासेस फ्री होती हैं, सो दैट कि स्टूडेंट्स को पता लगे चीजों का. और आज पहली क्लास थी, इसीलिए हमने डिटेल्ड मैनर में ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट समझाया है आपको, किस तरीके से आपको ये तैयारी अप्रोच करनी है. ठीक है, तो ये सिलेबस है साक्षी, सिलेबस अपलोडेड भी है आपका ऐप में. बाकी मैंने यहाँ पे आपको ये सिलेबस ही बताया ना साक्षी, और कुछ बताया क्या मैंने? ये सिलेबस ही तो है कि वो कैब में हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट में, आरसी में क्या करेंगे, ग्रामर में क्या करेंगे, इंग्लिश यूसेज के टॉपिक्स आपके क्या हैं,
तो ये सारा आपको सिलेबस ही बताया, कुछ और चर्चा नहीं हो रही थी यहाँ पे, ये सिलेबस की ही बात हो रही थी। बच्चे कहाँ खो गए थे? दिस इज द सिलेबस। आपको इसीलिए डिटेल्ड सिलेबस बता दिया है, उसमें कहीं कोई संदेह न रहे। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, मिसलेनियस, एवरीथिंग, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन अ ग्रेडेड पैटर्न, बेसिक लेवल से लेकर के, यानी आईपीएस क्लर्क से लेकर के आपके एसबीआई पीओ मेंस तक सब इसमें कवर होगा। चलिए, सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई होप कि ये सेशन आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर चुका हो। कल करते हैं मुलाकात ओरिएंटेशन सेशन में कुछ बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ, क्वेश्चन तो आसान है, इट्स ऑल अबाउट अप्रोच एंड हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू।